तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कानून अंधा होता है, इंसान मर जाता है लेकिन केस चलता रहता है। तो लॉ को लेके बहुत नेगेटिव परसेप्शन है जो अपने है ना कहीं मानते भी और हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं। बोलते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जो बहुत बार अपने देखते हैं कि वैसा होता है। लेकिन साथ में ये भी है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। भाई लंबे क्यों नहीं हो, 1000 से ज़्यादा एक्ट्स है, इतने सारे कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो एक ऐसा लूप बन जाता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। लोअर कोर्ट में कोई केस आया, वहाँ पे आदमी हार गया तो हायर कोर्ट में अप्लाई करो, फिर वहाँ करो, फिर वहाँ करो, अपील फाइल करो, तो ये चलता ही रहता है। जैसे रिसेंटली अपने निर्भया वाले केस में देखा था, ठीक है, अपने विजय वाले केस में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनएंडिंग लूप सा बन जाता है। लेकिन स्टिल तो क्या अपने को ये 1000 एक्ट सारा अपने को पढ़ना होगा? नहीं भाई, इतना तो रवि को ही नहीं पता। अरे रवि अपना रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर, राइट। सो अपने सिलेबस में सिर्फ 5 ही एक्ट है जो अपने को पढ़ना है। वो 5 एक्ट कौन से हैं? एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक है पार्टनरशिप एक्ट, एक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP एक्ट, और एक है अपना कंपनीज एक्ट। अपने को सिर्फ ये 5 एक्ट ही पढ़ना है, अपना डिस्कशन सिर्फ यहाँ पे कन्फाइंड रहेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपने समझते हैं कि लॉ होता क्या है। तो लॉ क्या लॉ सोचो एक बार कि लॉ होता क्या है, मतलब क्या डिफाइन सेट ऑफ रूल्स है, क्या शुरू से ही लॉ ऐसा था या फिर अभी ऐसा हो गया, है ना। तो अगर अपने थोड़ा समझे इसको तो विल फाइंड कि लॉ एज ए रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि एक सोसाइटी बनाता है, उसको मेंटेन करता है जिससे कि वो ठीक से फंक्शन कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने मानो कि ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं हो, तो अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा तो कोई लेफ़्ट से ड्राइव कर रहा है, कोई राइट से ड्राइव कर रहा है ना, केओस क्रिएट हो जाएगा, एक्सीडेंट्स के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ट्रैफिक सिग्नल से क्या होता है कि वो जो जंक्शन है, क्रॉसिंग है, वहाँ पे केओस नहीं होता और वहाँ पे एक्सीडेंट के चांस बहुत कम हो जाते हैं या फिर नहीं होते। तो वही काम लॉ का होता है। अब जैसे अपने बाइक चलाते हैं, ठीक है, सो बाइक में शुरू में ऐसा नहीं था कि हेलमेट पहनना होता था, लेकिन फिर देखा गया कि बाइक में जो एक्सीडेंट होता है उसमें मैक्सिमम इंजरीज, मतलब लोगों की जो सीवियर इंजरी होती है वो क्यों होती है? क्योंकि सर पे चोट लग जाती थी। तो अपने अब क्या किया कि अपने हेलमेट कंपलसरी कर दिए। अच्छा, शुरू में हेलमेट सिर्फ जो ड्राइव करता था उसके लिए कंपलसरी था, फिर बाद में देखा गया कि जो पीछे में बैठता है उसको भी तो लग सकती है। तो फिर क्या हुआ कि हमने ये रूल बना दिया कि बाइक में 2 जन बैठते हैं तो दोनों को अपने को हेलमेट पहनना होगा। सेम विद कार, पहले सीट बेल्ट को लेके रूल नहीं था बट अभी है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें तो अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुई है, तो ये जो अपना इनको लेके भी तो कुछ रेगुलेशन होना चाहिए ना कि ऑनलाइन जो अपने फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसमें फ्रॉड वगैरह नहीं हो, ठीक है, मतलब IT को लेके। तो IT जब डेवलप्ड हुआ तो उसके बाद IT एक्ट आया, शुरू से IT एक्ट नहीं था। ऐसे ही शुरू से बैंक नहीं हुआ करते थे, तो धीरे धीरे बैंक ज़्यादा डेवलप्ड हुआ तो लगा कि बैंक को ज़्यादा डिसिप्लिन करना चाहिए, ठीक से मैनेज करना चाहिए, तो उसको लेके फिर एक्ट्स आए। तो लॉ शुरू से नहीं था, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट फील हुई वैसे वैसे हमने लॉ को डेवलप किया और लॉ को फॉलो करते हैं। लॉ बनाता कौन है? तो लॉ गवर्नमेंट बनाता है। किसके लिए बनाता है? पब्लिक के लिए बनाता है, और फिर पब्लिक उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो कुछ लॉ जो होते हैं वो पब्लिक एट लार्ज के लिए होते हैं, कुछ लॉ होते हैं जो स्पेसिफिक एंटिटी के लिए होते हैं। तो लॉ बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो अपने ये नोट कर लेते हैं एक छोटा सा लाइन की लॉ होता क्या है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे लिख लो, law is rule of conduct which a society follows. Law is of the people, by the people, for the people, है ना भाई। पब्लिक के लिए है, पब्लिक ही बनाता है, राइट।
और पब्लिक का ही है। पब्लिक कैसे बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक है, राइट। तो अपने ये समझ सकते हैं कि लॉ हम लोग ही बनाते हैं, जिससे कि हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से एक सभ्य समाज में अच्छे से रह सके, ठीक। अब जैसे अभी रिसेंटली देखो, अभी गवर्नमेंट ना वीट राइस फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जैसे मानो कि गवर्नमेंट 5 kg वीट या 5 kg राइस जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो। ऐसा हो कि एक ओपन स्पेस है, वहाँ पे बहुत सारा वीट राइस रखा हुआ है, और अपने बोलेंगे जाके ले लो, कितना लेना है? 5-5 किलो जाके ले लो। तो क्या सोचते हो? आदमी जाएगा, पैकेट में 5 किलो लेगा, वापस आ जाएगा? नहीं, है ना। मतलब तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कैसा सिचुएशन होगा। तो वही वाली बात है कि लॉ जो है वो इन्फोर्स करना पड़ता है, राइट। क्यों इन्फोर्स करना पड़ता है? क्यों? क्या तो भाई, क्या तो अपने सुओ मोटो उसको फॉलो कर ले, और नहीं तो फिर अपने को उसको इन्फोर्स करना पड़ता है। पर्पस सिर्फ एक ही है कि सोसाइटी ठीक से फंक्शन करे। अब देखो, जो अपना लॉ है, लॉ को लेके एक लैटिन मैक्सिम में जो हमेशा अपने को याद रखना है, वो क्या है? इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, ठीक है। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इसका मतलब क्या हुआ कि ignorance ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। भाई तुम किसी का मर्डर करो, थोड़ी बोल सकते हो कि हमको पता ही नहीं था, मर्डर नहीं करना चाहिए, मर्डर करना गलत चीज़ है, ऐसा अपने नहीं बोल सकते ना। अपने एग्जाम्स में चीटिंग करेंगे, आके एग्जामिनर पकड़ लिया तो अपने बोलेंगे अच्छा चीटिंग करना अलाउड नहीं था, कि हमको पता ही नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। अपने कोई कंपनी फॉर्म कर ली है, अपने उसका एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किए, कल के दिन एमसी से चिट्ठी आएगा तो अपने बोलेंगे कोई हमको बताया ही नहीं था, वरना तो हम फाइल कर देता था। तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने जिस देश में है, अपने को वहाँ का नियम कानून पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ द लैंड हर किसी को पता होना चाहिए। अगर उसको नहीं पता है तो वो एक्सक्यूज नहीं है। अगर वो कोई लॉ फॉलो नहीं करता है और उसके चलते कोई पेनल्टी है तो वो उसको बियर करना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि उसको वो चीज़ पहले से पता है कि नहीं, क्योंकि ये इम्प्लाइड है कि हर किसी को उसके देश का लॉ पता होना चाहिए जो कि उसके रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ लॉ कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ लॉ, 3 तरह का लॉ होता है। वन इज सिविल, दूसरा क्रिमिनल, एंड थर्ड वन इज बिजनेस या फिर मर्केंटाइल लॉ, ठीक है। सो सिविल एंड क्रिमिनल अपने नहीं पढ़ाई करेंगे, अपने क्या पढ़ेंगे? अपने पढ़ेंगे बिजनेस या मर्केंटाइल लॉ। अच्छा, ये बिजनेस और मर्केंटाइल लॉ में अपने कौन कौन सा लॉ पढ़ने वाले हैं? बिजनेस एंड मर्केंटाइल लॉ में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें 5 एक्ट हैं। एक है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, थर्ड वन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फोर्थ वन LLP एक्ट 2008, एंड फिफ्थ वन the Companies Act 2013, ठीक है। इसमें भी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका कुछ पार्ट अपने पढ़ेंगे, पूरा अपने सिलेबस में नहीं है, बाकी इंटरमीडिएट में है। कंपनीज एक्ट का अपने बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मतलब बल्क ऑफ द कंपनी एक्ट इंटर और फाइनल है ना, दोनों में है। तो अपने को सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, ये 3 एक्ट तो करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा एक पार्ट करना है, और अपना कंपनीज एक्ट का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट करना है। तो यही अपना लॉ का प्रिसाइज सिलेबस है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपने लॉ में जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारा अपने कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि नाम ही देखो ना, बिजनेस या मर्केंटाइल लॉ, मतलब वो सारा लॉ जो अपने डेली लाइफ में जब बहुत सारा अलग अलग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने जो डील करते हैं। अब अभी अपने को ये समझ में आ गया कि भाई लॉ होता क्या है,
ठीक है, लॉ का टाइप क्या होता है, अपने को कौन सा लॉ पढ़ना है। अब थोड़ा सा और अपने डिस्कस करते हैं एक कि भाई लॉ का सोर्सेस क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ लॉ कि लॉ आया कहाँ से, है ना। सो देर आर 4 सोर्सेस। पहला तो क्या है, इंग्लिश लॉ। तो अपने देश में ब्रिटिश लोग काफ़ी टाइम तक थे, तो उनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। ठीक है, सो जो भी लॉ इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अपने लोग देखो थोड़ा सा जुगाड़ू टाइप के आदमी है ना। अपने को कॉलेज में भी प्रोजेक्ट मिलता है तो अपने खुद बनाने से ज़्यादा कॉपी करने में विश्वास रखते हैं। सो सेम विथ आवर लीगल सिस्टम, हमने भी काफ़ी कुछ रिलाई किया ब्रिटेन के ऊपर, और वहाँ का जो लॉ का था उसको आँख बंद करके कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, काफ़ी एक्सटेंड तक। तो वो हो गया इंग्लिश लॉ। दूसरा, हमने खुद जो एक्ट्स बनाए वो क्या हो गए, इंडियन स्टैट्यूट। थर्ड वन इज जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट्स। अभी होता क्या है कि जैसे मानो अपने कोई एक्ट बनाए, अभी एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है कि भाई ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, लेकिन स्टिल बहुत सारी जगह पे मतभेद हो जाते हैं। आई मीन कि 2 जन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि भाई ये ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, तो अपने कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने उस पर अपना जजमेंट दिया। तो ये जो कोर्ट का जजमेंट होता है ओवर द टाइम, ये कंपाइल हो के बहुत सारे जजमेंट्स हो जाते हैं। तब सेम मैटर पे अगर वापस से कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इंस्टेड कि अपने कोर्ट के पास जाए, अपने उस जजमेंट को रेफ़र कर सकते हैं कि भाई ये वाले मैटर पे पिछले बार कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो भले ही एक्ट अपना क्लियर नहीं है, मतलब लॉ में चीज़ें क्लियर नहीं है, बट ये जजमेंट से अपने रेफरेंस लेकर इसको ऐसे कर सकते हैं। तो जुडिशली प्रोनाउंसमेंट भी अपने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, राइट। एंड द फोर्थ वन इज कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। कस्टम्स एंड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, जैसे जो कि पर्सनल लॉ होते हैं, तो पर्सनल लॉ के केस में बहुत सारा प्रैक्टिसेस हम वो फॉलो करते हैं जो चले आ रहे हैं दादाजी के टाइम से या पहले टाइम से। तो कहीं ना कहीं वो जो कस्टम होता है जो हमेशा से चला आ रहा है, वो एक लॉ का फॉर्म ले लेता है। तो लॉ का सोर्स क्या है, देयर आर 4 सोर्सेज। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 इंडियन स्टैट्यूट, थर्ड वन जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट, एंड द फोर्थ वन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। नोट कर लो इसको भी। फर्स्ट वन English law, then Indian statutes, the third one is judiciary pronouncements, and last customs and practices। ठीक है, ये लॉ का 4 सोर्स है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1947 में। तो 1947 में इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था। तो उसके पहले अगर कोई भी एक्ट पास हुआ है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब पास हुआ, 1930 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पास हुआ, 1872 में। तो उस समय तो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी एक्ट इंडिया का इंडिपेंडेंस के पहले पास हुआ था, वो सारा इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि तो वो सारे एक्ट्स जो 1947 के पहले पास हुए थे, वो सारे के सारे एक्ट उस समय भले ही इंडिया जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, लेकिन वो सारा पास कहाँ पे हुआ था, वो पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, सो कोई भी अपने को पूछे कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1872 का है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 का है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ या इंडियन पार्लियामेंट में, तो अपना आंसर क्या होगा, इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, नोट कर लो इसको भी, इंपॉर्टेंट है। All the acts passed before 1947 है ना, मतलब इंडिपेंडेंस, were passed in इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था। ये अपने को याद रखना है। अब देखो एक और चीज़ जो अपने को भी समझना है वो ये कि अपने
अपने जब बोलते हैं कि अपना सब्जेक्ट का नाम क्या, अपने अपने किस क्लास कर रहे हैं, तो अपने बोलते हैं अपने लॉ का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब अपने बोलते हैं कि लॉ के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो अपने बोलते हैं यार अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। तो एक तरफ तो अपने बोलते हैं कि अपने लॉ का क्लास कर रहे हैं, एक तरफ अपने बोलते हैं कि एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपने बोलते हैं कि लॉ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो एक्चुअली में ये एक्ट ही लॉ होता है या फिर कुछ और भी होता है ना। जैसे ऑर्डिनेंस का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, ये सारी चीज़ें। तो लॉ एक ब्रॉडर टर्म है जो अपने अंदर सब कुछ को ले लेता है। तो लॉ के अंदर क्या क्या होता है और वो कहाँ से आता है, ये अपने को समझना है, ठीक है। मतलब लॉ एक ब्रॉडर टर्म है, उसको अपने फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो लॉ के अंदर क्या क्या आता है, एक तो एक्ट आता है जो अभी अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 एक्ट का नाम क्या था बताओ, याद हो गया होगा तुमको। नंबर 1 इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा वाला क्या था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, थर्ड वन क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फोर्थ वन LLP एक्ट एंड द फिफ्थ वन कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा एक्ट हो गया। अच्छा, एक्ट्स के बाद क्या आता है, एक्ट्स के बाद आता है रूल्स। क्या होता है अपने डिस्कस करेंगे। फिर क्या आता है ऑर्डिनेंस, फिर क्या आता है रेगुलेशंस, देन बाई लॉ, देन ऑर्डर। तो अपने ब्रॉडली लॉ को ये 6 अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। और अब अपने एक एक को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे लिखूँ लॉ का ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो फर्स्ट वन एक्ट, एक्ट के बाद क्या है रूल्स, देन ऑर्डिनेंस, फिर रेगुलेशन, बाई लॉज, ऑर्डर। ठीक है। सो ये हो गया अपना लॉ का क्लासिफिकेशन कि भाई ये सारा चीज़ जो है ना, ये लॉ के अंदर ही आता है। एक्ट, रूल्स, ठीक है, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, बाई लॉ, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले अपने आते हैं एक्ट के ऊपर कि भाई एक्ट क्या होता है। तो एक्ट मतलब कोई भी, ठीक है। तो ये सारे लॉ है, तो अपने ये तो बोल ही सकते हैं कि एक्ट भी एक लॉ है। तो एक्ट क्या हो गया, वो सारे लॉ जो कि पार्लियामेंट ने पास किए, ठीक है। एक्ट का मतलब क्या हुआ, वो सारे लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किए। अभी पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है बताओ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो लॉ बनते हैं उसको अपने बोलते हैं एक्ट। तो अपने देखते हैं ना, कोई भी अपने लॉ पढ़ते हैं तो उसका लास्ट में एक्ट लिखा हुआ रहता है, वो यहीं से आता है। अब देखो कोई भी चीज़ जब लोकसभा या राज्यसभा में पास करवाते हैं, है ना, तो जो डॉक्यूमेंट जाता है लोकसभा या राज्यसभा में पास होने के लिए उसको अपने बोलते हैं बिल, ठीक है। तो लोकसभा या राज्यसभा में जब अपने कुछ प्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है बिल। जब वो लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाता है, ठीक है, तो पास होने के बाद फिर अपने उसको भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का साइन करवाना होता है हर एक बिल के ऊपर। तो प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देता है तो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। तो जब अपने कोई डॉक्यूमेंट लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है बिल। जब वो वहाँ से पास हो जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है, तो वो क्या होता है एक्ट। अब देखो दो होता है, एक तो होता है अपना पार्लियामेंट और एक हो गया अपना स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको अपने विधानसभा भी बोलते हैं। तो कोई भी सेंट्रल एक्ट अगर होता है तो वो कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। कोई भी स्टेट एक्ट होता है तो वो कहाँ पे बनता है, वो बनता है स्टेट लेजिस्लेचर में, है ना। जैसे बहुत सारे लोकल एक्ट्स होते हैं जो कि वो स्टेट के अंदर है, उस स्टेट का दायरा के अंदर आता है, तो उसको स्टेट बनाता है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर विधानसभा में उसको पास करवाता है, उसको फिर पार्लियामेंट में पास करवाने का ज़रूरत नहीं है।
तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या बिल पास होता है, तो जनरली ट्रस्ट को लेके, सोसाइटी को लेके, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिलेटेड जो बिल होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड जो बिल होते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर करती है। तो अभी अपने यहाँ पे नोट कर लो कि भाई एक्ट क्या हुआ। तो ये हो गया लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट का मतलब हुआ लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। So when a law is placed before parliament, it is called bill, ठीक है, इट इज कॉल्ड बिल। फिनांस बिल जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा, बाद में फिनांस एक्ट बन जाते हैं। सो व्हेन अ लॉ इज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड बिल। व्हेन अ बिल इज पास्ड इन both houses of parliament and signed by the president, it becomes an act, ठीक है। सो कोई भी बिल जब दोनों हाउस में पास हो गया और प्रेसिडेंट उसको साइन कर दिया तो क्या हो गया? वो एक्ट हो गया। प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो एक्ट क्या होता है अभी एकदम क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और बात था कि जो तुम्हारा सेंट्रल एक्ट है, राइट, मतलब सेंट्रल रिलेटेड मैटर है, उसमें कौन एक्ट बनाता है? पार्लियामेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर किसका एक्ट बनाता है? स्टेट एक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पार्लियामेंट क्या बनाता है? सेंट्रल एक्ट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ये क्या बनाता है? स्टेट एक्ट। अच्छा, इसका भी अलग से लिस्ट अवेलेबल है कि कौन कौन सा मैटर सेंटर के अंदर आता है, कौन कौन सा मैटर स्टेट के अंदर आता है, सब कुछ का लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। सो एक्ट क्या हुआ? एक्ट मतलब वो सारे लॉ जो कि पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो रहे हैं और उन पे, ठीक है, पास होने के बाद क्या प्रेसिडेंट अपना एक्सेंट दे रहे हैं, फाइन। अब एक्ट के बाद सेकंड थिंग रूल्स, ठीक है। अब रूल्स क्या होता है? अब देखो होता क्या है कि वंस पार्लियामेंट में एक्ट बन गया तो कोई भी लॉ वो लॉ हमेशा क्या है कि टाइम टू टाइम उसमें फील होता है ना कि अमेंडमेंट आना चाहिए, तो उसमें अपने चेंजेस लेकर आते हैं। तो अगर अपने को एक्ट को अमेंड करना है तो अपने को वापस से पार्लियामेंट में जाना होगा, उसके दोनों हाउस में पास करवाना होगा, राइट। तो अब अपने को पता है कि अपना जो पार्लियामेंट है वो कितना दिन साल में काम करता है। तो मैनी ए टाइम्स ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं है बट अपने को एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आना है। तो अपने क्या करें? अपने फंस गए अभी, और फंक्शनिंग है भी तो वहाँ का दोनों हाउस में पास करवाओ, वो सारा काम करो, बहुत माथा पच्ची वाला काम है। तो इसका एक वे आउट क्या है कि अपने एक्ट के अंदर कुछ रूल्स बना दिए। रूल्स क्या बना दिए? अपने बोल दिए कि भाई अभी जीएसटी जो है उसका जो रेट है वो रूल्स में लिखा हुआ रहेगा। मतलब समझो कि एक हो गया बेस डॉक्यूमेंट और एक हो गया रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो अपने कुछ चीज़ें एक्ट में ऐसा लिख दिए कि इस चीज़ को देखना है तो रूल में देखो,
तो अपने बोल दिया कि भाई जीएसटी का जो रेट है वो कहाँ पे रहेगा, वो रूल में रहेगा। तो क्या है कि जीएसटी का रेट अभी रूल में मानो 10% है। अपने को कल लगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी रेवेन्यू का ज़रूरत है तो अपने 10 का 12% कर देते हैं। तो 10 का 12% कहाँ पे करना होगा, अपने को रूल में करना होगा, एक्ट में नहीं करना होगा, है ना। क्योंकि एक्ट क्या बोलता है कि भाई रूल को देख लो। तो एक्ट अगर बोलता कि रेट 10% है तो अपने को एक्ट में चेंज करना होता, बट एक्ट क्या बोल रहा है, रूल को देख लो, और रूल में अपने चेंज कर सकते हैं। रूल में चेंज करने के लिए गुड पॉइंट है कि अपने को पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़ेगा। रूल के अंदर चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल मैटर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट मैटर। तो रूल क्या हुआ, रूल एक्ट का ही एक पार्ट हो गया, ठीक है, जहाँ जिसको एक्ट से पावर मिला हुआ है, और रूल के अंदर जो जो वेरिएबल्स हैं उसको अपने डिफाइन करते हैं, जिससे बाद में उसमें चेंजेस करना पड़ा तो अपने वापस पार्लियामेंट में नहीं जाए। क्लियर। तो अभी रूल क्या होता है तो लिख लो, रूल्स के अंदर लिख लो पॉइंट नंबर 1, empowered by act, rules can be amended by central government for central acts and state government for state acts. No need to place the amendment before parliament, but है ना, ये एक्ट को लेके एनी एक्ट या एनी amendment in act has to be passed in parliament, तो समझ में रूल क्या है। रूल का काम ये हो जाता है कि चीज़ों को आसान बनाना, बार बार अपने उस लंबे चौड़े प्रोसेस में नहीं जाए। गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो चेंज कर सकता है। थर्ड वन इज ऑर्डिनेंस, है ना। थर्ड वन इज ऑर्डिनेंस। तो देखो अभी ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हुआ। एक्ट क्या होता है, पार्लियामेंट में पास होता है जब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा है। साल में ऐसा बहुत टाइम होता है जब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करता। उस समय अगर गवर्नमेंट को नीड फील होता है कि मेरे को ये वाला लॉ अभी लेकर आना है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है, नहीं लाएंगे तो गलत हो जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास पावर है, राइट। तो प्रेसिडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है अपने देश में। तो जब भी पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं कर रहा उस समय गवर्नमेंट को कोई अगर एक्ट लेके आना है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुओ मोटो, है ना, कि प्रेसिडेंट को अगर ठीक लगता है तो वो उस एक्ट को पास कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो एक्ट को पास करता है उसको अपने बोलते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन प्रेसिडेंट कब ये काम कर रहा है, जब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा है, राइट। तो प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस को पास कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वो पावर कब है, जब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा। भाई अल्टीमेटली पार्लियामेंट है क्या, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे एमपी जो होते हैं, ठीक है। तो एमपी कौन है, एमपी हो गया लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो पूरा देश का अलग अलग पार्ट से जाके वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो पार्लियामेंट में अगर कुछ बन रहा है तो वो कौन बना रहा है, एमपी बना रहा है, और एमपी मतलब क्या हुआ, देश की जनता बना रही है। तो प्रेसिडेंट अपने मन से कोई एक्ट ऐसे पास नहीं कर सकता। लेकिन अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा
तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। वंस वो कोई भी ऑर्डिनेंस को पास करता है तो जैसे ही पार्लियामेंट का दोनों हाउस फंक्शनिंग होगा, ठीक है, दोनों हाउस मतलब क्या, लोकसभा राज्यसभा, जैसे ही दोनों हाउस फंक्शनिंग होगा उसका 6 हफ्ता के अंदर अपने को वो जो ऑर्डिनेंस है वो पार्लियामेंट से पास करवाना होगा। ठीक है, आई रिपीट, जब भी पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं है उस समय प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस इज इक्विवेलेंट टू एक्ट। वंस वो ऑर्डिनेंस पास कर देता है तो वो कब तक वैलिड है, जब तक कि अपना पार्लियामेंट फिर से फंक्शनिंग नहीं हो जाता। पार्लियामेंट फंक्शनिंग हो जाएगा उसके 6 हफ्ते के अंदर। 6 हफ्ता कब से काउंट करेंगे, जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों फंक्शनिंग हो जाएगा उस दिन से 6 हफ्ता के अंदर अपने को दोनों हाउस में उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपने करवा लेते हैं तो वो एक्ट बन जाएगा और अगर अपने नहीं करवाते हैं तो फिर वो लैप्स हो जाएगा। तो अपने को फिर वापस से, ठीक है, वापस से जब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करेगा तो अपने, अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करते हैं ना, तो ठीक है, वो ऑर्डिनेंस अपना चल रहा है, फिर वो चलते रहेगा। अब इसमें देखो ऐसा है कि जो डेट काउंट होता है कि अपने किस दिन से 6 वीक को काउंट करेंगे, तो अगर अपना लोकसभा 5 तारीख से फंक्शन करना शुरू कर रहे हैं और राज्यसभा 7 तारीख से फंक्शन करना शुरू कर रहे हैं तो अपने 7 से 6 वीक्स को काउंट करेंगे। ठीक, जब तक वो एक्ट पास नहीं हो जाता उस बीच में उस ऑर्डिनेंस के तहत अगर अपने कुछ भी करते हैं तो वो वैलिड है। ठीक है, तो बाद में एक्ट पास हो या नहीं हो, इधर वे उस ऑर्डिनेंस के तहत अपने कोई भी काम करते हैं तो वो वैलिड है। ठीक है, सो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस का मतलब हुआ लॉ पास्ड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। ठीक है, any such ordinance has to be passed in both the houses of parliament within 6 weeks of functioning of both the houses। ठीक है, तो जैसे कि मानो लोकसभा अगर फंक्शन करते हैं 12 मई से एंड राज्यसभा फ्रॉम 14 मई, अगर ऐसा है तो 6 वीक्स टू बी काउंटेड फ्रॉम 14 मई। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपने 6 वीक का जो काउंटिंग है वो अपने 14 मई से करेगा। अच्छा, अगेन वापस से सेम थिंग कि जो सेंट्रल मैटर्स है, जो सेंट्रल एक्ट है उसके लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और जो स्टेट एक्ट है उसके लिए गवर्नर। अपना बंगाल में गवर्नर कौन है बताऊं, जगदीप धनखड़ है ना। तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास करता है फॉर सेंट्रल मैटर्स, गवर्नर फॉर स्टेट मैटर्स। प्रेसिडेंट फॉर सेंट्रल मैटर एंड गवर्नर फॉर स्टेट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एक्ट का। एक्ट क्या होता है,
एक्ट हो गया वो सारा लॉ जो कि पार्लियामेंट का दोनों हाउस में पास होता है, पास होने के बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। सेकंड वन इज रूल। रूल का मतलब क्या हुआ, अभी बार बार तो एक्ट को अमेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो अपने एक्ट के अंदर लिख देते हैं कि भाई इसके लिए रूल्स को रेफ़र करो। तो अगर अपने को कुछ चेंजेज करना है रूल्स में तो अपने कर सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट में जाने का ज़रूरत नहीं है। द थर्ड वन इज ऑर्डिनेंस, कि जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा उस समय कोई लॉ का ज़रूरत है तो अपने क्या करेंगे, अपने जाके प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे, उनसे अपने वो लॉ बनवा लेंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस। लेकिन वो परमानेंट नहीं है, जैसे ही पार्लियामेंट फंक्शनिंग करना स्टार्ट करेगा उसका 6 वीक के अंदर अपने को दोनों हाउस में उसको पास करवाना है। ठीक है, ये तीनों क्लियर है। फोर्थ वन, रेगुलेशंस। ठीक है, अब रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, तो अपने आरबीआई जानते हैं, आरबीआई क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का काम क्या है, वो सारा बैंक्स को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो जितना भी बैंकिंग एक्टिविटी है डेट इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय आरबीआई। सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर में भी IRDA। ठीक है, टेलीकॉम में ट्राई है, TRAI, शेयर मार्केट्स में सेबी है। तो इन सब का काम क्या है, इन सब का काम ये है कि इनको जो जो रिस्पेक्टिव एरिया असाइंड है उस एरिया का पूरा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग इनके पास है, उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून है वो पावर है कि ये बना सकते हैं। तो ये जितने भी रेगुलेटरी बॉडी होते हैं, है ना, रेगुलेटरी बॉडी जो लॉ बनाते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस। और रेगुलेटरी बॉडी के पास पावर कहाँ से आता है, उनके पास पावर आता है पार्लियामेंट से। तो होता क्या है, अब देखो इतना बड़ा देश है, अपने हर एक चीज़ के लिए हर बार पार्लियामेंट में जाए तो पॉसिबल नहीं है ना, वो वर्केबल नहीं होगा। तो अपने पार्लियामेंट क्या बनाता है, जैसे मान लो अपने सोसाइटी में कोई इवेंट हो रहा है तो अपने क्या करेंगे कि भाई सोसाइटी में अभी ये फंक्शन करना है, तो अपने 10 लोगों की कमेटी बना दी है। अभी वो 10 लोगों को जो करना है करें, उनके पास पावर है कि वो सारा डिसीजन ले सकते हैं। वैसे ही पार्लियामेंट ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दे दिया कि बैंक से रिलेटेड कोई भी काम है तो भाई तुम देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेबी को बोल दिया कि भाई शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी नियम कानून है वो तुम टेक केयर कर लो। तो ये जो आरबीआई, सेबी, ट्राई, IRDA क्या है, रेगुलेटरी बॉडी। और जो लॉ ये बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस। ये क्यों बना पाते हैं, क्योंकि इनके पास एक्ट से पावर आया हुआ। ठीक है, तो लिखो रेगुलेशंस में लिखो, लॉ मेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी का एग्जांपल्स लिख लो, RBI, IRDA, ट्राई, सेबी। ठीक है, ये सारे हो गए रेगुलेटरी बॉडी। तो रेगुलेटरी बॉडी अपने रिस्पेक्टिव एरिया के लिए जो लॉ बनाते हैं उसको अपने बोलते हैं रेगुलेशंस। फिफ्थ वन क्या है, बाई लॉज। अब ये जितने भी रेगुलेटरी बॉडी हैं इनको खुद को फंक्शन करने के लिए भी तो कुछ लॉ बनाना होगा। कि जैसे मानो कि आरबीआई को डिसीजन लेना है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो कौन डिसीजन लेगा, कोई कमेटी होगी, कोई मीटिंग होगा, उस मीटिंग में कितने लोग होंगे, वो सारे के सारे हाँ करेंगे तो डिसीजन लेना है, या कितने लोग करेंगे तो लेना है, वो जो मेंबर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, राइट। सो रेगुलेटरी बॉडी को खुद को मैनेज करने के लिए, राइट, रेगुलेटरी बॉडी जो एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड है उसके लिए जो लॉ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस। रेगुलेटरी बॉडी को खुद को मैनेज करने के लिए, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो लॉ बनाने पड़ते हैं उसको अपने बोलते हैं बाई लॉ। तो बाई लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, बाई लॉ उस रेगुलेटरी बॉडी का इंटरनल लॉ है। ठीक है, सो बाई लॉ क्या हुआ, बाई लॉ जो हो गया, लॉ मेड बाई regulatory bodies to manage its internal affairs। ठीक है, खुद का इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ये सारा लॉ बनता है।
द सिक्स्थ वन इज ऑर्डर। सो ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर होता है कि कुछ लॉ जो कि स्पेसिफिक पर्सन को एडजस्ट होता है। पर्सन का मतलब ज़रूरी नहीं कोई इंसान हो, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। जैसे अपने इनकम टैक्स ऑर्डर सुनते हैं, ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑर्डर में क्या हुआ कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट में उस ऑर्डर को इशू कर रहा है, तो वो ऑर्डर किसके ऊपर एप्लीकेबल है? उस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर ये ऑर्डर इशू हुआ है। तो ऑर्डर क्या होता है? दीज आर दी लॉज, है ना। अब हर कुछ है तो लॉ। तो ऑर्डर क्या होता है? इट इज पास्ड बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी, इनको अपने एजुकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं, और ये किसी इंडिविजुअल को एड्रेस करता है। इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन को एड्रेस करता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है, व्हाटएवर। सो ऑर्डर क्या होता है? पास्ड बाय एजुकेटिंग authority and is addressed to a specific person तो वापस से एक बार रिविजिट कर लेते हैं कि लॉ के अंदर क्या क्या था। फर्स्ट वन, एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट, और उसको प्रेसिडेंट से साइन करवाना होता है। सेकंड वन क्या है? रूल्स क्या हुआ? रूल्स एक्ट के अंदर ही एम्पावर किया हुआ है, जिससे कि अपने को कोई चेंजेस करना हो कुछ स्पेसिफिक एरिया में तो बार बार पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़े। थर्ड वन, ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन जब पार्लियामेंट फंक्शन करना स्टार्ट करेगा तो जिस दिन से लोकसभा राज्यसभा दोनों फंक्शन करेगा, राइट, दोनों जिस दिन से फंक्शन करेगा वहाँ से 6 हफ्ता के अंदर अपने को ऑर्डिनेंस को पास करवाना होगा और फिर वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जब तक वो एक्ट नहीं बनता है, जो भी अपने काम करते हैं उस ऑर्डिनेंस के तहत वो सारा वैलिड माना जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है? रेगुलेशंस क्या हुआ? रेगुलेशन मतलब वो सारे जो रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं। रेगुलेटरी बॉडी मतलब आरबीआई हो गया या फिर सेबी हो गया, आईआरडी हो गया, ट्राई हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और भी हैं। तो इनका जो रिस्पेक्टिव एरिया है उसके लिए जो लॉ बनाते हैं उसको अपने बोलते हैं रेगुलेशंस, और इनके पास भी एक्ट से पावर रहता है। फिफ्थ वन, बाई लॉ, वो सारे जो रेगुलेटरी बॉडी खुद को मैनेज करने के लिए बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ पास्ड बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डर हो गया, ठीक है, वो किसी एक बंदे को एड्रेस्ड होता है। तो ये अभी अपने को समझ में आ गया कि भाई लॉ होता क्या है। अच्छा, तुरंत बताओ, रिकॉल करो कि लॉ का सोर्सेज क्या है, कहाँ से आ सकता था। तो एक तो इंग्लिश लॉ था, दूसरा क्या था? इंडियन स्टैट्यूट, थर्ड वन क्या है? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, एंड फोर्थ वन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। इसके बाद अपने आते हैं मशीनरीज ऑफ लॉ, मतलब किसी भी देश में या अपने देश में लॉ मैनेज कैसे होता है ना। मशीनरी ऑफ लॉ, सो देर आर 3 pillars. The first one is legislative, second one executive, and third one जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव का मतलब हुआ मेकर ऑफ लॉ, कोई भी आदमी है ना जो लॉ बना रहा है। तो क्या प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है बनाता है, पार्लियामेंट है, गवर्नर है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बना रहा है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ वन हु इन्फोर्सेस लॉ, ठीक है। मतलब कि जो इंश्योर कर रहा है कि लॉ का, है ना, लॉ का ठीक तरीके से पालन हो। तो ये क्या हो गया? ये गवर्नमेंट हो गया। क्या रेगुलेटरी बॉडी इसमें आएगा? एकदम आएगा, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी का भी तो काम है ना कि रिस्पेक्टिव एरिया में लॉ को वो इन्फोर्स करे। अच्छा, जुडिशरी का मतलब क्या हुआ? जुडिशरी का मतलब हुआ कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, राइट, मतलब भाई लॉ बन गया, उसको मैनेज हो रहा है, तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जिसका है ना जो डिसाइड करता है क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए, तो वो हो गया जुडिशरी।
तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कोर्ट्स आ जाएंगे। कोर्ट्स का मतलब अब वो सारा कोर्ट है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिविल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया। तो अभी होता क्या है ना, नॉर्मली आजकल जैसे कोर्ट में जाना मतलब एक बड़ा भारत है, अभी उसमें तारीख पे तारीख, राइट, उसके बाद फिर लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, वो सारा। तो होता क्या है, कोई भी अग्रीमेंट जो होता है आपस में जो लोग डील करते हैं, तो उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मेरा तेरा आपस में लड़ाई होगा तो पहले अपने इस बंदा के पास जाएगा, और वो बंदा भी अगर नहीं सुलझा पाया तो अपने क्या करेंगे, फिर अपने जाएंगे कोर्ट के पास। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि दो जन के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो अपने पहले है ना दोनों जन अग्री कर रहा है कि अपने एक तीसरा आदमी के पास जाएंगे, और वो अगर सल्टारा नहीं करवा पा रहे तो अपने कोर्ट के पास जाएंगे। तो वो बंदा भी जुडिशरी के अंदर आ गया। जुडिशरी मतलब वो सारे लोग जो कि डिस्प्यूट रिड्यूसल में काम कर रहे हैं। अब देखो अपना लॉ क्या होता है, अपने को पता चल गया, लॉ का सोर्सेस समझ में आ गया, लॉ का टाइप्स पता चल गया। ठीक है, लॉ का ब्रॉडर डेफिनेशन समझ में आ गया, उसका क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का पावर कहाँ से आया? ठीक है, अपने जो बोलते हैं ना कि एक्ट पार्लियामेंट पास करेगा, तो पार्लियामेंट के पास वो पावर कहाँ से आया? तो पार्लियामेंट के पास वो पावर आया आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल 246, read with Schedule 7 empowers the parliament to make law. आर्टिकल 246 रीड विद शेड्यूल 7। अभी जो अपना शेड्यूल 7 है, इसके अंदर देर आर 4 लिस्ट, 4 लिस्ट है कि कौन से मैटर पे कौन एक्ट बनाएगा, है ना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो कौन सा सब्जेक्ट किसके अंदर आता है। तो पहला जो लिस्ट है उसको अपने बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरा क्या है स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज concurrent लिस्ट एंड फोर्थ वन इज रेसिडरी। ठीक है, ये 4 लिस्ट है जिसमें मैटर्स कवर्ड है। तो यूनियन लिस्ट का कोई भी मैटर होता है तो उस पर लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और वी कैन से पार्लियामेंट। ठीक है, अगर स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है तो वहाँ पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई मैटर है तो वहाँ पे दोनों के पास पावर है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट कि भाई पार्लियामेंट का लॉ में कुछ अलग बोल रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव का लॉ में कुछ अलग बोल रहे हैं, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, है ना, ओपिनियन ऑफ पार्लियामेंट विल सुपरसीड। पार्लियामेंट और स्टेट लॉ में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट में जो बोल दिया वो फाइनल है। रेसिडरी का मतलब क्या हुआ? वो मैटर जो कि कहीं पे डिफाइंड नहीं है, कोई नया मैटर है, तो यहाँ पे भी कौन बनाएगा लॉ? यहाँ पे भी लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, तो शेड्यूल 7 के अंदर 4 लिस्ट है जिसमें डिफाइंड है कि किस मैटर के अंदर कौन लॉ बनाएगा। द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड वन स्टेट लिस्ट, थर्ड वन कंकरेंट लिस्ट एंड फोर्थ वन रेसिडरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव। कंकरेंट में दोनों बना सकता है, लेकिन दोनों में आपस में झमेला होता है तो पार्लियामेंट वाला प्रिवेल करेगा। रेसिडरी लिस्ट जो मैटर अभी तक कहीं कवर्ड नहीं है, नया मैटर है, तो उस पर पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो भी लॉ है, जैसे मानो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, अगर अपने पढ़ते हैं तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में क्या लिखा हुआ है ये अपने को कहाँ से पता चलेगा? ये अपने को पता चलेगा ओरिजिनल जो लॉ का कॉपी है वहाँ से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
अपने अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स में कोई भी चीज़ कैसे करना है वो कहाँ से पता चलता है, वो पता चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो अपने को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अकाउंट्स का कोई सम ऐसा अपने क्यों कर रहे हैं, तो अपने ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुक्ला ग्रेवाल बुक में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि टीएस ग्रेवाल में ऐसा है, क्योंकि गोयल में ऐसा है। नहीं, एकदम भी नहीं। अकाउंट्स में अपने ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा अपने को बोलता है कि अपने को ऐसा करना है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस लेके अलग अलग राइटर्स ने फिर अपना अपना बुक बनाया है। तो वैसे ही अगर अपनी बात करें कि लॉ में अगर अपने को देखना हो कि कैसे चीज़ों को करना है ना, हम ओरिजिनल प्रोविजंस क्या है, वो क्या है जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो अपने को बेयर एक्ट को रेफ़र करना पड़ेगा। बेयर एक्ट का मतलब क्या हुआ? बेयर एक्ट का मतलब वो लॉ का कॉपी जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो बेयर एक्ट अपने को कहाँ से मिलेगा? मैं एक वेबसाइट के नाम बता रहा हूँ, वो लिख लो। वेबसाइट for Bear Act www.indiacode.nic.in। तो यहाँ पे अपने को सारा एक्ट का है ना बेयर कॉपी मिल जाएगा। वो बेयर एक्ट का मतलब क्या हुआ? वो जो ओरिजिनली पार्लियामेंट में पास हुआ था। अच्छा, कोई भी चीज़ जब पार्लियामेंट में पास होता है तो गवर्नमेंट को उसको नोटिफाई करना होता है ना। अपने को सपना थोड़ी आएगा भाई, जैसे मानो कि आज पार्लियामेंट में कोई नया बिल पास हो गया, तो अपने को कैसे पता चलेगा पास हो जाएगा? भाई आज तक बोलेगा, रिपब्लिक बोलेगा, एपीपी बोलेगा तो अपने मानेंगे, या फिर मोदी जी शाम को 8 बजे जाके बोलेंगे तो अपने मानेंगे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लीगल प्रोसीजर होना चाहिए। तो अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा है तो डेट हैज़ टू बी नोटिफाइड विद द गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगा, कि मतलब नोटिफाई मतलब लोगों को बताएगा कि भाई ऐसा हो गया। कहाँ बताएगा? वो बताएगा ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। सो गैजेट ऑफ इंडिया या फिर भारत का राजपत्र में जितना भी कोई भी नया एक्ट आता है तो सारा वहाँ पे नोटिफाइड होता है, ठीक है। सो दूसरा लिख लो यहाँ पे, all the acts are notified in गैजेट ऑफ इंडिया, जिसको अपने बोलते हैं भारत का राजपत्र, ठीक है। इसकी भी वेबसाइट है egadget.nic.in। सो egadget.nic.in में अपने को ऑफिशियल गैजेट का जो भी गैजेट ऑफ इंडिया है उसका कॉपी अपने को मिल जाएगा। तो कोई भी अगर अपने को ऑफिशियली देखना हो कि ये एक्ट पास हुआ कि नहीं हुआ तो अपने वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब अपने को 2 डेट्स पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई एक्ट है ना, मतलब जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में जाता है, वहाँ से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करता है। जिस दिन प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करता है उसको अपने बोलते हैं इनैक्टमेंट डेट। लेकिन उसी दिन से वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लॉ जिस दिन से एप्लीकेबल होता है वो उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई ये इस दिन से एप्लीकेबल होगा। तो जिस दिन से वो एप्लीकेबल होगा उसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट डेट। तो किसी भी एक्ट को लेके अपने को 2 डेट पता होना चाहिए, एक इनैक्टमेंट डेट, एक इन्फोर्समेंट डेट। इनैक्टमेंट डेट का मतलब वो दिन जिस दिन प्रेसिडेंट उस बिल को साइन कर रहे हैं जिससे वो एक्ट बन गया। इन्फोर्समेंट डेट का मतलब क्या हुआ? वो डेट जिस दिन से वो लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज इनैक्टमेंट डेट, ठीक है। ये क्या हो गया? द डेट when president signs। Second one, enforcement date,
when the act becomes इफेक्टिव, ठीक है, वो दिन जिससे कि एक्ट इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था ये अपना लॉ ऑफ फंडामेंटल्स को लेके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं रहती तो बार बार हॉन्ट करता है अपने को। तो ये सारा चीज़ अपने को हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो अपना डिस्कशन है वो स्पेसिफिक एक्ट्स का डिस्कशन शुरू हो जाएगा, है ना। अब देखो वापस से अपने फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि भाई लॉ होता क्या है। ये क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक बनाता है, ठीक है, तो पब्लिक का है, पब्लिक के लिए है और पब्लिक ही बनाया इसको, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि लॉ का सोर्सेज क्या है, लॉ का आया कहाँ से, तो एक है इंग्लिश लॉ, दूसरा इंडियन स्टैट्यूट, थर्ड वन इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, फोर्थ वन इज कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। लॉ का अपनी है ना क्लासीफाई कर सकते हैं, सिविल, क्रिमिनल, बिजनेस। अपने को बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ ही पढ़ना है। मर्केंटाइल लॉ में 5 एक्ट्स जो कि अपने सिलेबस में सीए फाउंडेशन का, वो क्या क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देन एलएलपी एक्ट और कंपनी एक्ट। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा नहीं है, ठीक है, कुछ पोर्शन है, और कंपनी एक्ट का बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जो अपने को करना है। अब लॉ का मतलब क्या होता है, तो लॉ के अंदर एक्ट्स भी आ जाता है, रूल्स भी आ जाता है, रेगुलेशंस भी आ जाता है, ऑर्डिनेंस भी आता है, बाई लॉ भी आता है, ऑर्डर भी आता है। एक्ट का मतलब क्या हुआ, वो सारा लॉ जो पार्लियामेंट में पास हुआ जिसको प्रेसिडेंट साइन किया। रूल्स का मतलब कि एक्ट के अंदर एम्पावर्ड है और अपने रूल्स में चेंजेस करने के लिए वापस से पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़ेगा। रूल्स के अंदर चेंज कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल एक्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट एक्ट, ठीक। ऑर्डिनेंस क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को पास कर सकते हैं, मतलब कोई नया लॉ लेके आ सकता है, कब, जब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन से पार्लियामेंट का दोनों हाउस फंक्शन करना शुरू कर देगा उस दिन से 6 वीक के अंदर अपने को उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट का दोनों हाउस में पास करवाना होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, रेगुलेशंस मतलब रेगुलेटरी बॉडी जो लॉ को बनाता है। रेगुलेटरी बॉडी इज अगेन एम्पावर्ड बाय सम एक्ट। रेगुलेटरी बॉडी मतलब क्या हो गया, जैसे कि आरबीआई। देन फिर क्या है अपने पास, बाई लॉ। रेगुलेटरी बॉडी खुद को मैनेज करने के लिए जो लॉ बनाता है उसको अपने बोलते हैं बाई लॉ। एंड लास्ट इज ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ, वो सारा है ना, वो सारा लॉ जो कि स्पेसिफिक पर्सन को एड्रेस्ड है एंड इज पास्ड बाई एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का पावर है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर 4 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट और रेसिडरी। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर कवर्ड है उस पर कौन कानून बना सकता है, पार्लियामेंट। स्टेट पे स्टेट लेजिस्लेटिव, कंकरेंट में दोनों बना सकता है, डिस्प्यूट होगा तो पार्लियामेंट विल प्रिवेल। एंड रेसिडुअल में कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है। डेट ऑफ इनॉक्टमेंट क्या होता है, जिस डेट पे प्रेसिडेंट बिल को साइन करता है। डेट ऑफ एनफोर्समेंट वो दिन जिस दिन से वो एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। बीच का कुछ साइट्स है, इंडिया कोड या ई गैजेट, जो अपने को अगर अपने रेफ़र करते हैं रेगुलरली तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी एक्ट जब पास होता है तो वो गैजेट में नोटिफाई करते हैं, गैजेट ऑफ इंडिया या फिर भारत का राजपत्र, ठीक है। तो ये अपना लॉ का फंडामेंटल डिस्कशन था। नेक्स्ट क्लास से अपने स्पेसिफिक एक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।